नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। महाराष्ट्र के एग्जिट पोल के बाद अब रुख करेंगे झारखंड की ओर। झारखंड में 81 विधानसभा सीट के लिए 2 चरणों में वोट डाले गए। पहले चरण में 43 सीटों के लिए 13 नवंबर को वोट डाले गए। वहीं आज यानी 20 नवंबर को बाकी बची 38 सीट्स पर दूसरे चरण में वोट डाले गए। चुनाव से पहले जेएमएम छोड़कर चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने से किसको कितना नफा और किसको कितना नुकसान हुआ है। कोलान रीजन में चंपई सोरेन क्या कमाल कर पाए हैं, किसके वादों पर लोगों ने अपनी मुहर लगाई है। जेएमएम के गढ़ संथाल परगना में बीजेपी ने अपने महारथियों को मैदान में उतारा है। किसकी नैया हुई है पार और कौन मझधार में डूबा है। झारखंड चुनाव को लेकर क्या कहता है न्यूज इंडिया का एग्जिट पोल। ड्रोन किसको बहुमत की ओर करता है इशारा। तो चलिए बिना वक्त गवाए नजर डाल लेते हैं झारखंड के एग्जिट पोल पे और आपको रीजन वाइज एक्सप्लेन करते हैं, समझाते हैं, बताते हैं कि आखिर यहां पर क्या स्थितियां हैं। तो देखिए ग्राफिक्स के जरिए, हमारे ड्रोन के जरिए आप समझ सकते हैं। कल हम कोल्हान रीजन आपको बता रहे, कोल्हान रीजन में, और इसके अलावा देखिए 14 सीट्स यहां पर आती है। और अगर बीजेपी की बात करें तो 4 से 5 सीट्स दक्षिणी इलाके में मिलती नजर आ रही है। देखिए पलामू रीजन की बात करें तो 9 सीट्स यहां पर आती है। एनडीए को 4 से 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन को 5 से 6 सीट्स मिलती हुई यहां पर दिखाई दे रही है। अन्य के खाते में 0। तो ये देखिए दक्षिणी छोटा नागपुर की अगर बात करूं तो यहाँ पर 17 सीट्स आती है। एनडीए को 4 से 5 सीट्स, इंडिया गठबंधन को 5 से 6 सीट्स और अन्य के खाते में 102 सीट जाती हुई नजर आ रही है। उत्तरी छोटा नागपुर का जिक्र अगर करें तो 7 सीट्स आती है। एनडीए गठबंधन को 5 से 6 सीटें, इंडिया गठबंधन को 6 से 7 सीटें और दूसरों को, अन्य दलों को 1 से 2 सीट्स मिलती हुई दिखाई दे रही है। संथाल परगना की बात करें तो 18 सीट्स का कॉन्ट्रीब्यूशन है। और देखिए एनडीए को यहां पर 8 से 9 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन को 9 से 10 सीट्स मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर दूसरों की बात करें, अन्य दल की बात करें तो 1 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। कोयलांचल की बात करें 16 सीट्स का कंट्रीब्यूशन है। एनडीए को 9 से 10 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये आपको हम रीजन वाइज एक्सप्लेन कर रहे थे। इस बीच देखिए अगर हम ये बताते हैं आपको कि इंडिया गठबंधन का क्या आंकड़ा दिखाई दे रहा है। अगर इंडिविजुअली बात करें तो देखिए जेएमएम की अगर बात करें तो जेएमएम सबसे बड़ी पार्टी है इंडिया गठबंधन में, क्षेत्रीय पार्टी है। 23 से 25 सीटें उनके खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस की बात करें 10 से 12 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है। आरजेडी को 1 सीट और सीपीआईएमएल को तकरीबन 1 सीट। वहीं अगर हम दूसरे दल की बात करें, अगर हम बात करें एनडीए की, तो देखिए एनडीए में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और 37 से 40 सीट्स इनके खाते में जाती हुई नजर आती है। आजसू की बात करें तो 1 से 3 सीट्स इनके खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। जेडीयू को 1 सीट मिल सकती है। ये ताजा आंकड़े एग्जिट पोल के आपको बता रहे हैं, आपको दिखा भी रहे कि 81 सीटों पर क्या सियासी गणित है और ये भी बता रहे कि क्या मिल सकता है, किस पार्टी को, किस दल को कितना मिल सकता है। तो न्यूज इंडिया के एग्जिट पोल का अनुमान आपको बता रहे हैं झारखंड में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी बन सकती है सबसे बड़ी पार्टी। एनडीए को मिल सकती है 38 से 44 सीटें। इंडिया गठबंधन को 33 से 37 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। तो ये आपको बड़ी खबर बता रहे न्यूज इंडिया के एग्जिट पोल का अनुमान आपको बता रहे। आज मतदान हो चुका है, झारखंड में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर यहां पर उभर सकती है। एनडीए को मिल सकती है 38 से 44 सीटें, ये आपके साथ साझा कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन को 33 से 37 सीट्स मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, जताया जा रहा है। न्यूज इंडिया पर एग्जिट पोल आप देख रहे हैं। चूंकि देखिए 2 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए और झारखंड की हम बात करें, इससे पहले महाराष्ट्र का जिक्र किया था, तो कांटे की टक्कर नजर आ रही है और बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। मिल सकती है एनडीए को 38 से 44 सीटें, इंडिया गठबंधन को 33 से 37 सीट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। दोनों ही गठबंधन एक दूसरे के आमने सामने झारखंड में। और देखिए पुरजोर कोशिश की गई बीजेपी की तरफ से, लगातार रैलियां की गई, तमाम जो स्टार प्रचारक है भारतीय जनता पार्टी के वो लोगों के बीच पहुंचे। और अगर हम देखें तो बहुत सारे लोक लुभावन वादे भी किए गए, दावे भी किए गए और लगातार जनता को यह बताया गया कि जेएमएम अगर यहां पर रहेगी तो भला नहीं हो सकता है झारखंड का। यानी कि पुरजोर कोशिश की गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से
कि वो जो सूखा है, वो जो वनवास है, वो खत्म किया जा सके और सत्ता में, यहाँ पर सत्ता में आया जा सके। इस बीच देखिए एग्जिट पोल के नतीजे आपको बता रहे हैं। हालांकि देखिए जनता के दिल में क्या है ये 23 तारीख को ही आपको पता चलेगा। इस बीच कुछ खास तस्वीरें भी आपके साथ साझा कर रहे हैं। दूसरे चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। झारखंड में 2 चरणों में इलेक्शन करवाए गए हैं। दूसरे चरण की वोटिंग आज हुई थी। वहीं महाराष्ट्र में सभी 288 सीटों पर एक साथ वोट डाले गए। आज वोटिंग हुई है और हमने देखा कि झारखंड की जनता ने किस तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और देखिए तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारुफ करा देती हूँ, रत्नाकर सिंह है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। संजय द्विवेदी हमारे साथ, शिवसेना प्रवक्ता है, शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता है संजय द्विवेदी जी। और राकेश सिंह हमारे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक है। प्रोफेसर कुमार राम जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर राम कुमार कृष्ण जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मोहम्मद आसिफ खान हमारे साथ है, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। तो तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और एक बार रत्नाकर जी का रुख कर लेते, भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। रत्नाकर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जैसे कि झारखंड में ये दावा किया जा रहा है, एग्जिट पोल बता रहे न्यूज इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है बीजेपी, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एग्जिट पोल में जो भी आंकड़े दिखाए जाते हैं किसी भी चैनल के द्वारा, किसी भी सर्वे एजेंसीज के द्वारा, हम उसका सम्मान करते हैं। उनका अपना एक गणित होता है, उस गणित के आधार पे वो आंकड़े दिखाते हैं। कभी वो आंकड़े सही भी होते हैं, कभी गलत भी होते हैं, लेकिन हम हर आंकड़े का सम्मान करते हैं। वो हमारे पक्ष में दिखाया जाता है तो भी, और हमारे खिलाफ दिखाया जाता है तो भी हम उसका सम्मान करते हैं। लेकिन हमारा एक इंटरनल सर्वे होता है और उस इंटरनल सर्वे पे हम पूरी तरह से आश्वस्त रहते हैं कि हमने जिस तरह से विकास के कार्य जिन भी राज्यों में चुनाव लड़ रहे हैं और जहाँ पे हमारी सरकार है, हमने काम किया है, उस पे हमें विश्वास रहता है कि जनता हमको जरूर अपना आशीर्वाद जो है भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दलों को देगी। और उसके आधार पे हम कॉन्फिडेंट रहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी। और हम प्रथम दिन से, डे 1 से ये कहते आ रहे हैं कि झारखंड में जिस तरह से भ्रष्टाचार की सरकार चल रही थी, जिस तरह से भगवान बिरसा मुंडा की धरती पे जो आदिवासियों के खिलाफ जो एक षड्यंत्र रचा जा रहा था, उनकी जमीनें शादी करके रोहिंग्या मुसलमानों से और उनकी जमीनों को हड़पने का कार्य किया जा रहा था, निश्चित रूप से आदिवासियों की संख्या कहीं न कहीं घटती जा रही थी और एक ये बहुत बड़ा चिंता का विषय था वहां पे। और हिंदुओं की आबादी किस तरह से 79% से घट करके 67% हो गई, ये भी एक चिंता का बहुत बड़ा विषय था। और ये सारे मुद्दों के साथ हम जनता के बीच में गए और जनता को बताए कि इस भ्रष्टाचारी सरकार को हटाना है, जहां पे कि चीफ मिनिस्टर स्वयं भ्रष्टाचार के आरोप में जेल की सजा हवा खा चुके हैं। इस सरकार को हटाना है और एक ऐसी सरकार को चुन के लाना है जो आदिवासियों के हक में काम करे, जो वहां के लोगों के, जो झारखंड के विकास के लिए काम करे, ऐसी सरकार लाना है। और जनता ने अपना विश्वास हमें, और बिल्कुल ये काम बखूबी भारतीय जनता पार्टी के तमाम स्टार प्रचारकों ने किया भी। हमने देखा ग्राउंड जीरो पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात हुई, या फिर हम बात करें गृह मंत्री की। राकेश सिंह जी, आपको क्या लगता है झारखंड में क्या स्थितियां रहेंगी? एग्जिट पोल आप देख ही रहे। एग्जिट पोल तो ठीक है, जैसा उन्होंने कहा कि हम सभी सम्मान करते हैं एग्जिट पोल का, बट बीते कुछ दिनों में एग्जिट पोल की विश्वसनीयता इतनी नहीं रही है। पिछली बार हमने देखा है, फिर भी और अभी भी एग्जिट पोल जो दे रहा है बड़ा सेफ खेल रहे हैं लोग। एग्जिट पोल में भी आप कह सकते हैं कि एज है, क्लियर कट तो नहीं है, तो यहाँ तो एरर की संभावना होती। खैर जो भी है, इसके अलावा अब झारखंड की बात करें तो झारखंड में आप देखेंगे तो स्थानीय मुद्दों के अलावा भावनात्मक मुद्दे ज़्यादा थे। अगर भाजपा को ले तो भाजपा घुसपैठिए या धर्मांतरण और इस तरह के मुद्दे को लेके वो उन्होंने काफ़ी उसको बुनाया। और अगर इनका भी लें तो ये भी कहीं ना कहीं कि संविधान खतरे में है और इस तरह के मुद्दे में ये भी रहे। और जेएमएम भी की आदिवासी अस्मिता, तो ये सारी मुद्दे जो है भावनात्मक मुद्दे हैं। तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई ऐसा मुद्दा था जिससे झारखंड का कुछ उत्थान होना है, विकास होना है, इस तरह के मुद्दे इस बार नहीं दिखे। अब बाकी जो रिजल्ट है वो तो रिजल्ट बताएगा कि क्या हुआ है। और ये एग्जिट पोल, मुझे नहीं लग रहा कि एग्जिट पोल कुछ साफ बता रहा है आज कि किस तरफ जाएगा। इसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा हमें। लेकिन अब मैं कुछ ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो राजनीतिक दोनों पार्टियां हैं, हम तो राजनीतिक विश्लेषक हैं, हम तो यही कहेंगे कि अगर अब स्थानीय मुद्दा कुछ होता और उसको इस तरह से, जैसे अब इसको विधानसभा के चुनाव को इस तरह से लड़ा गया जैसे लोकसभा का चुनाव है,
और इतना हैवी वेट आप देखेंगे कि स्थानीय नेता वो कहीं ना कहीं खो गए, गुम हो गए, और सारे हैवी वेट आए हैं बाहर से आके, और उन्होंने बड़े बड़े नेता, बड़े सभी पार्टियों के नेता आके, जैसे ऐसा लग रहा है कि लोकसभा चुनाव है। तो इस पे थोड़ा सोचना पड़ेगा। और बाकी तो अब ये भी देख रहे हैं कि वोटिंग प्रतिशत कहीं ना कहीं झारखंड में बढ़ा है, तो पता नहीं, हो सकता है कि बदलाव की तरफ भी ये इशारा करता है। बिल्कुल। प्रोफेसर कुमार रामकृष्ण जी, आपको क्या लगता है, एंटी इनकम्बेंसी है झारखंड में? देखिए, झारखंड के इलेक्शन में और महाराष्ट्र के इलेक्शन में एक फर्क है। फर्क ये है कि झारखंड में बीजेपी मुद्दा बनाने में सफल रही। वो मुद्दा, दो मुद्दा था मेन, एक तो भ्रष्टाचार और एक रोहिंग्या मुसलमान का मुद्दा, ये दो मुद्दा था। जबकि महाराष्ट्र में मुद्दा दूसरा हो गया। महाराष्ट्र में हो गया कि असली शिवसेना कौन और असली एनसीपी कौन, वहां का मुद्दा दूसरा था। बाद में लास्ट मोमेंट पे आकर के महाराष्ट्र में कुछ ये बाइफर्केशन करने की कोशिश की गई, हिंदू वर्सेस मुसलमान, वो एक अलग चीज। लेकिन हम झारखंड पे बात कर रहे हैं। झारखंड में सबसे बड़ी चीज है कि आप देखेंगे कि अभी 6 बजे तक का आंकड़ा आपके पास आया नहीं है, लेकिन 5 बजे शाम तक लगभग 67% से ज़्यादा वोटिंग हो चुका था। और अंदाज है कि 6 बजे तक लगभग 70% जो है वोटिंग हो जाएगा। और अगर 70% अगर वोटिंग अगर हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि कोई एक स्पष्ट जनादेश वहाँ पे आने वाला है। और हमको लगता है कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी के फेवर में जा रहा है, क्योंकि ये एंटी इनकम्बेंसी वोटिंग जब होती है तो सबसे ज़्यादा वोटिंग होता है किसी। देखिए, महाराष्ट्र में उतना वोटिंग नहीं हुआ, महाराष्ट्र में 59% तक वोटिंग हुआ है। लेकिन अगर आप झारखंड में देखेंगे तो झारखंड में लगभग 70% पोलिंग हो चुका है ओवरऑल। लगभग, हम बोले 1% कम होगा, एग्जैक्ट आंकड़ा भी आप लोगों के पास भी आ जाएगा, मेरे पास भी आ जाएगा। तो हमको लगता है कि वहां पे बीजेपी को जो है स्पष्ट बहुमत जो है वहां पे मिलने जा रहा है। ठीक है। संजय द्विवेदी जी, जैसे कि झारखंड की बात हमने की और देखा कि झारखंड में लोगों में उत्साह था, जब वोट करने के लिए वो निकले, भारी मात्रा में मतदाता पहुंचे, और इसी वजह से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि परिवर्तन हो सकता है। अगर हम जिक्र महाराष्ट्र का कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र में उस तरह से वो उत्साह नहीं दिखा। ऐसे में आपको क्या लगता है, वोटर्स का इशारा किस तरफ है? देखिए, झारखंड की मैं बात करूं, अगर जिस तरह से हेमंत सोरेन को जेल में भेजा गया, इसके बाद हाई कोर्ट ने उनको बेदाग छोड़ दिया कि साहब इनके ऊपर तो वही नहीं बन रहा था, उसके बीच में जो कल्पना सोरेन जो उभर के सामने आई है, जो कल्पना सोरेन ने जो चुनाव प्रचार किया है, और जिसमें मैंने स्वयं देखा है कि महिलाओं की भीड़ ज्यादा दिखी। उन्होंने महिलाओं को मोटिवेट करने की कोशिश की, किया भी उन्होंने। जो वोटर परसेंटेज जो बढ़ा है, मैं देख रहा हूँ, आप प्रतिशत निकाल लीजिएगा, महिलाओं को ज्यादा निकलेगा इसमें। अगर महिलाओं को प्रतिशत ज्यादा निकलता है तो आप ये समझ लीजिए कि वो जेएम सरकार वहां बनेगी, जेएम इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी, जो मेरा आकलन है। क्योंकि काफी सिंपैथी वोट भी है, 2 से 4% सिंपैथी वोट जो है वो हेमंत सोरेन को मिले होंगे। अगर हाईकोर्ट कह देती नहीं है कि इन्होंने गलत किया है, इन्होंने इस तरह की घटना की है, आपको लग रहा है महिलाओं का वोट है तो ये सिंपैथी वाला वोट है? नहीं, महिलाओं का वोट तो जो मोटिवेट उन्होंने किया कल्पना सोरेन जी ने, जो हेमंत सोरेन जी की वाइफ है, उनका चुनाव प्रचार मैंने भी देखा है और आप लोगों ने भी देखा होगा किस तरह उन्होंने महिलाओं को मोटिवेट किया। दूसरा, जो हेमंत सोरेन को बिना किसी चुन के 6 महीने जेल, देखिए जो हमारा गरीब तबका होता है, मध्यम वर्गीय तबका होता है, उसके अंदर सेंटीमेंट बहुत ज्यादा होते हैं। और वो सेंटीमेंट चंपई सोरेन के वक्त कहा गया। चंपई सोरेन ने भी तो दावा किया ना कि उनके साथ खराब हुआ है, बुरा हुआ, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का दामन उन्हें थामना पड़ा। बहरहाल, मोहम्मद आसिफ खान साहब, क्या खराब हुआ भाई? अगर हमने आपको मुख्यमंत्री बनाया है, जैसे बाला साहब ठाकरे क्या कहते थे, बाला साहब ठाकरे कहते थे कि भैया हमने मुख्यमंत्री बनाया है तो हटाने का अधिकार भी तो मेरा ही है ना। बाला साहब हिंदू सम्राट बाला साहब ठाकरे। लेकिन चंपई सोरेन ने सिर्फ मुख्यमंत्री पद की बात नहीं की, उन्होंने और भी बातें की। उन्होंने कहा कि पार्टी में जी, अब सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, मनोहर जोशी हटा के नायक बना दिया था, तो क्या मनोहर जोशी बुरा मान गए? वो मरते थे तक शिवसेना सकता है, और उन्होंने संघ में राजनीति की, इसका लोकसभा अध्यक्ष बने वो। तो ऐसा नहीं होता। चंपई सोरेन ने जल्दबाजी कर दी, मैं ये कहूंगा। चंपई सोरेन को बीजेपी का नहीं थामना चाहिए था। अब ये उनकी अपनी बात है, क्यों थामा, कैसे थामा, क्या कारण होता था, उनको कुछ आरोप लगा दियो, ईडी सीबीआई लगा दियो पीछे, तो भाग रहा है। क्योंकि भ्रष्टाचारियों को लेने का तो रिकॉर्ड तोड़ दिया भारतीय जनता पार्टी ने। अब तो उसके बाद भी नोट से वोट खरीदे जा रहे। देखिए, ये शायद इतिहास में पहली बार हमने देखा होगा कि राष्ट्रीय महासचिव पकड़ा जा रहा, और सिंधे का जो शिवसेना सिंधे के जो इनके साथ में 2 करोड़ रुपए उनके पास पकड़े जा रहे हैं। मतलब ये तो बड़ा अजीब टाइप का चीजें हो रही है कि जिस तरह से मतलब किसी भी तरह में जीतना है। अभी हम बीजेपी प्रवक्ता की बात कह रहे थे
कि अंदरूनी सर्वे हम लोग कराते हैं, तो क्या लोकसभा चुनाव में अंदरूनी सर्वे नहीं कराया था? 370 की मांग कर रहे थे, पश्चिम बंगाल में 200 पार कर रहे थे, दिल्ली में 50 पार कर रहे थे, तो क्या अंदरूनी सर्वे नहीं कराया था? देखिए, जो हम बहुत से वोटर्स की, बहुत से मतदाताओं का मन नहीं समझ सकते हैं कि कौन क्या कह रहा है। हमने हरियाणा में देखा वो किस तरह से अप्रत्याशित जीत मिली। बिल्कुल ऐसा होता है कि आपने सर्वे कराया और उसके बाद हरियाणा में अगर सर जब बात होगी तो सभी राज्यों की होगी ना। ठीक है, ठीक है, मैं आ रही हूँ आपके पास सर, और भी लोग हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया ले लूं। मैं आपके पास लौट रही हूँ सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास, मैं लौट रही हूँ आपके पास। 10 सेकंड दे दीजिए मुझे, और लीजिए 10 सेकंड, लीजिए 10 सेकंड। हरियाणा में 11% वोट ज्यादा मिला कांग्रेस को, 15 से 16 सीटें ज्यादा मिली। तो अगर कांग्रेस का वर्चस्व नहीं बढ़ा था तो इतनी सीटें ज्यादा कैसे मिल गई, और परसेंटेज बराबर कैसे हो गया? भाई वोट ऑफ परसेंटेज जो आया है हरियाणा का, वो बीजेपी और कांग्रेस के लगभग बराबर आया। तो ये भी तो आप देखिए ना कि हार जीत अपनी जगह है। हार जीत 48 वोट होती है, हम लोकसभा चुनाव में 48 वोट से सीट हार गए, और जम्मू कश्मीर में 10 वोट से वो बीजेपी जीत गई। ठीक है तो सर, हार बात आ जीत तो गई, देखिए अलग है। बिल्कुल बात आ गई सर आपकी। आसिफ खान साहब, जैसे कि अभी हमने सुना कि कहीं ना कहीं वो जिस तरह से महिलाओं की भागीदारी देखने को मिली है वोटर्स में, और वो रुझान देखने को मिला है, झारखंड में बड़ी तादाद में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर वोट किया है। तो जैसे कि भी आपने प्रतिक्रिया सुनी, कहना था कि कहीं ना कहीं इमोशनल एक देखेंगे सिंपैथी वोट जो है वो मिल रहा है। अब ऐसे में चंपई सोरेन का अगर मैं जिक्र करूं तो आपको क्या लगता है, भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ होगा इसका, या फिर इंडिया गठबंधन को नुकसान? किसी को 6 महीने जेल में डाल दो और कोर्ट ही कह दे इस पे मुकदमा बनता नहीं है, तो आप उसके साथ खड़े होंगे या जेल में डालने वाले के साथ खड़े होंगे? मुझे तो लगता नहीं हिंदुस्तान के लोग जेल में डालने वाले, जिसको नाजायज जेल में डाला गया उसके साथ खड़े होंगे, या जिसने प्रशासन का दुरुपयोग कर कर जेल में डाला है जनता देश की, उसके साथ होगी। देश की संपत्ति, जनता की संपत्ति, उस हमदर्दी उस शख्स के साथ होती है जिसको जबरदस्ती परेशान किया जाता है। किस तरीके से 6 महीने तक जेल में रखा गया, उसके समाज के लोग, आदिवासी लोग किस तरीके से बढ़ चढ़कर वोट दिया, ये आपको 23 तारीख को मालूम हो जाएगा कि आदिवासियों के सम्मान की खातिर, मालूम था आदिवासी नेताओं को जेल में डाल रहे हैं और आगे भी डालेंगे, वो लोग सम्मान की खातिर अपने वोट उन्होंने जेएमएम को दिया, अपनी पार्टी को दिया। ऐसे भारतीय जनता पार्टी पाखंडियों को वोट नहीं दिया जो बाहर से जाकर पाखंड फैलाते हैं, ऐसे ऐसे मुद्दे लेके आते हैं जिनका मुद्दों का मतलब नहीं होता। जब किसी को गैस का सिलेंडर मिलता है तो तमाम नागरिकों को मिलता है, वो धर्म देख के नहीं मिलता, जाति देख के नहीं मिलता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उनके अंदर जाति और धर्म नजर आता है। जब टैक्स देते हैं हिंदुस्तान के लोग, वो जाति धर्म दे के टैक्स सरकार नहीं लेती, वो तमाम लोगों का टैक्स लेती है, और तमाम लोग टैक्स देते हैं, आप भी देते हैं, मैं भी देता हूं, जितने बैठे सब देते हैं। बिल्कुल। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जब किसी को कोई सुविधा मिलती है गरीब आदमी को, उसमें धर्म ढूंढने का भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, उत्तर प्रदेश के चुनाव के अंदर इनके लोकसभा एमपी, विधानसभा का जो चुनाव चल रहा है उसमें बोटियां बांट रहे थे, और बोटी की बात करते, बोटी पे हाथ लगाने वाला धर्म के खिलाफ है, उससे आस्था में ठेस पहुंचती है। लेकिन जब ये लोग बांट रहे थे तो क्या हो रहा था, कैसे घूसे लाते जूते बजे हैं, सबने देखा। भारतीय जनता पार्टी के लोग बोटी के पीछे कैसे भाग रहे थे, हड्डी के पीछे कैसे भाग रहे थे। तो इनको वहां धर्म नजर नहीं आया, इनको सिर्फ ये नजर आया इसे खिला के अपने वोटरों को, आरएसएस के वोटर है भारतीय जनता पार्टी, उनको बोटी खिलाओ और वोट की बात करो, माल दो, खत्म कहानी। ये भारतीय जनता पार्टी के चुनाव हमने उत्तर प्रदेश में देखा, किसी तरीके से भी चुनाव देखना है। आज जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, एक एसएचओ बंदूक तान कर कह रहा है भाग जाए से, वोट नहीं डालने दूंगा। मैं कहूंगा योगी सरकार को प्रमोशन देना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग ही आपको चुनाव जिताते हैं, ऐसा मैनेजमेंट ही आपको चुनाव जिताता है, देश की जनता आपको हराती है। लेकिन मैनेजमेंट करने वाले लोग इनको डायरेक्ट एसएचओ से हटाकर डीआईजी बना दे योगी जी, ये तारीफ के काबिल होगा। और इलेक्शन कमीशन तो कुछ कर ही नहीं सकता। भुवन जी की बारीक बार आ जाओ। भुवन जी, हमने देखा उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में किस तरह से समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी के पोस्टर वॉर, क्रिएटिव तरीके से लगातार आप लोग पोस्टर कर रहे हैं, और कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे, और उसके बाद सिलसिलेवार तरीके से आप भी जवाब दें। यानी कि आप भी ये मान रहे हैं कि पहले तो बीजेपी की तरफ से नारा दिया गया, लेकिन उसके बाद आपको भी यही समझ में आया कि यही एक तरीका, इसी से जनता को साधा जा सकता है। देखिए, हमारा ये मानना है कि नारों से चुनाव नहीं जीता जा सकता, लेकिन नारे पे नारे चल रहे हैं। जी मैम प्लीज इस तरह से, लेकिन हमें पता है कि इस देश की आज़ादी से लेकर और अब
की राजनीतिक नारों का बड़ा एक अंतर पड़ता है, ये भी देश और प्रदेश जानता है। और हम ये मानते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है वो कहीं ना कहीं डिवाइड एंड रूल से प्रेरित है, और इस देश की संस्कृति, ये देश जो है ये जोड़ने पे विश्वास करता है। इसलिए हमारे समाजवादियों ने जो नारा दिया है वो जुड़ेंगे और जीतेंगे। हम लोग जोड़ने की बात कर रहे हैं और वो लोग कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। अब 23 तारीख को परिणाम आ जाएगा, पता चल जाएगा कि 9 उपचुनाव में जनता किसके साथ है। और आज जो विजुअल आए हैं वो किसी भी प्रदेश के लिए अच्छे नहीं हो सकते, जैसा कि हमारे साथी ने भी बताने का काम करा। अगर SHO पुलिस के अधिकारी बंदूक तान के वोट ना डलवाने के लिए संकल्पित हो तो किस प्रकार चुनाव को प्रभावित करने का काम कर रहे हैं। मैं देख पा रहा था आज विजुअल जो चले हैं, हमारी पार्टी ने उसकी शिकायत भी करी है, किस प्रकार मुस्लिम महिलाओं को चुनाव रोकने, वोट डालने के लिए रोका गया। ये भी उत्तर प्रदेश ने देखने का काम करा। अब तो सब चीजें ऑनलाइन हैं, आज कोई झूठ बोल नहीं सकता। मैं आपके चैनल में आऊं, मैं झूठ बोलूं तो आप कहेंगे झूठ बोल रहे जोशी जी, आप ये रहा। आज तो पूरे प्रदेश ने देखा। और मैं आपको कहना चाहता हूं, जिस बात पर आपने बहस चलाई है, मैं कहना चाहता हूं बहुत जिम्मेदारी से, झारखंड में हेमंत सोरेन को जिस प्रकार जबरदस्ती उन्होंने जेल में भेजने का काम करा, वहाँ पर जो हाईकोर्ट ने उनको जमानत दी, सरकार की जो सेंटर की जो सरकार है उसकी नीति और नीयत के खिलाफ झारखंड के लोगों ने वोट किया है। और महाराष्ट्र में भी मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जिस प्रकार वहाँ पर एक बदले के तहत पार्टियों को ख़त्म किया है, रात के अंधेरे में वहाँ पर जो उन्होंने सरकार बनाई, और जो कल 5 करोड़ रुपए जनरल सेक्रेटरी के यहाँ भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश ने देखने का काम करा, जनता इनको जवाब देने जा रही है। रत्नाकर जी, बहुत सारे आरोपों के 30 सेकंड में जवाब। 30 सेकंड नहीं, थोड़ा सा समय दीजिएगा, क्योंकि 3 लोग बैठे हैं यहाँ पे, तीनों अलग-अलग कमी है सर जी, बोलिए। जी। सबसे पहले तो मैं शिवसेना के जो यहाँ पे प्रवक्ता बैठे हैं उनके ऊपर आना चाहता हूँ। वो कह रहे थे बाला साहब की बातों को याद करके और कुछ उनके बारे में बताया। मैं ये कहना चाहूंगा कि आज महाराष्ट्र की जनता ये देख रही थी इस चुनाव में कि बाला साहब के सिद्धांतों से उल्टा हट करके आप किस पार्टी के साथ जाकर मिल गए और सत्ता के लालच में आप किस स्तर तक गिर गए। बाला साहब कहते थे छोटा पोपट कांग्रेस चौपट। बाला साहब की बातों को याद रखिए। उन्होंने कहा था कि बाला, हम दुकान, अपनी राजनीति की दुकान बंद करना पसंद करेंगे लेकिन कभी कांग्रेस के पास नहीं जाएंगे। लेकिन देखिए विडंबना ये है, मैं बता दूं आपको कि आज शिवसेना जो उद्धव ठाकरे उबाठा है, जो उनके साथ में जाकर के और चुनाव लड़ रही है, जो स्वतंत्रता वीर सावरकर को गद्दार कहते हैं। आप महाराष्ट्र की जो भूमिपुत्र हैं उनको गद्दार कर महाराष्ट्र में आके गद्दार कहते हैं। ये महाराष्ट्र की जनता कभी बर्दाश्त करने वाली है? कभी बर्दाश्त करने वाली नहीं है। इसीलिए ये आंकड़े जो है ये सामने उभर के आ रहे हैं। पहली चीज। दूसरी, मैं इनके मित्र को जो है, जो को पैनलिस्ट बैठे हैं गठबंधन के, वो झारखंड के बारे में कह रहे थे। और रत्नाकर जी, मैं माफी चाहूंगी, मैं लौट रही हूँ आपके पास। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना होगा, शुरुआत आपसे करेंगे, छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेना होगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आप न्यूज़ इंडिया।